Hello my dear students, welcome back to NCRT on Go. So today we will gonna discuss the extra questions of a poem which is the Lake Isle of Innisfree. So Isle basically stands for island. So Innisfree is the name of that island where the poet wants to go as he is tired from his city life, because that is no more soothing to him. He is tired of that daily hectic schedule, hustle bustle sounds, and much more. So he wants to go at a peaceful place, which is basically the Innisfree, where he had spent most of his childhood. So without wasting much time, let's start with our questions. Our very first question is, name the poet of the Lake Isle of Innisfree. So the name of the poet is William Butler Yeats. Next question is, what is the best thing about Innisfree? So the best thing about Innisfree is that it is a place which is full of peace, serenity and natural beauty. Peace मतलब शांति, serenity means something which is very pure and निर्मल. मतलब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, और नेचुरल ब्यूटी तो पूछो ही मत कि वहाँ पे कितनी है. These all are the things why he wants to go there. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वेयर विल ही स्टे देयर. अब जब वो इनिसफ्री जाएंगे तो वहाँ पर वो कहाँ पर रहेंगे. द पोएट विल स्टे देयर इन अ स्मॉल केबिन विच ही विल क्रिएट विद द क्ले एंड वेटल्स. तो जब वो वहाँ जाएंगे तो वो एक छोटे से घर में रहेंगे जो कि वो खुद ही बनाएंगे. क्ले मतलब मिट्टी से, एंड वेटल्स होती हैं टाइनी स्टिक्स, टाइनी वुडन स्टिक्स यू कैन से. तो पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि एक जो घर है उसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, वो काफ़ी सिंपल सा घर है जो क्ले और वुडन स्टिक्स से बना हुआ है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर हैड द पोएट W.B. Yeats स्पेंट हिज चाइल्डहुड. उन्होंने अपना बचपन कहाँ बिताया था. द पोएट हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट इनिसफ्री आइलैंड. That means Innisfree Island was not a new place to him. He had already spent most of his childhood there. But when he moved to London, he was quite tired of that city life, that hustle bustle, that harsh sounds which were no more soothing to his ears. That's why he decided that he will move to the Innisfree Island again. Next question is, what beautiful sights will he get to see there? Sights का मतलब होता है देखने वाली चीज़ें, देखने वाले सीन्स. तो जब वो इनिसफ्री जाएंगे तो उन्हें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुंदर चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी. ही विल गेट टू सी द ग्लिमर ऑफ मिडनाइट स्काई. ग्लिमर मीन्स अ सॉर्ट ऑफ डिम लाइट. तो जैसे आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे जो आधी रात को जो स्काई होता है, जहाँ पे डिम सी एक मध्यम सी लाइट होती है, वो देखने को मिलेगी. द लिनेट्स फ्लाइंग इन द इवनिंग. Linnets is a sort of bird which is like in white and brown color. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो लिनेट्स उड़ते हुए दिखेंगे उन्हें, एज वेल एज द पर्पल ग्लो ऑफ द नून. और जो दोपहर का एक पर्पल सा एक ग्लो होता है स्काई में, ये सब चीज़ें उन्हें देखने को मिलेंगी. सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पोएम सेक्शन से आप लोगों को कोई भी एक लाइन दे देंगे एग्ज़ाम में और पूछा जाएगा कि आपको बताना है इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. नेक्स्ट वर्ड ध्यान से समझिएगा. सो द वेरी फर्स्ट इज़ अ हाइव फॉर द हनी बी. अब इस पर्टिकुलर लाइन में एंड सेकेंड वन इज़ द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स. आपको बताना है इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है. सो हेयर वी कैन सी यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है. अब एलिट्रेशन क्या होता है. एलिट्रेशन इज़ बेसिकली द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट क्लोज इंटरवल्स. किसी एक लाइन में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं अदर देन वोवल्स हैं, अगर उनकी साउंड रिपीट हो रही होती है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है. अब जैसे फर्स्ट लाइन में अ हाइव फॉर द हनी बी, अब जो एच है उसकी साउंड जो है क्लोज इंटरवल्स पर रिपीट हो रही है, हाइव एंड देन हनी बी. एंड इन द सेकेंड वन द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स. तो जो एल है, लेक, लैपिंग और लो, इसमें जो एल की जो साउंड है वो क्लोज इंटरवल्स पे बार बार रिपीट हो रही है. एंड मोर ओवर वाटर और विद, यहाँ पे डब्ल्यू की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. दैट्स वाई हेयर एलिट्रेशन इज़ यूज्ड. नेक्स्ट वन इज़ वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. अब मैं वेल्स का मतलब बता दूँ. वेल्स होता है घूंघट या फिर किसी तरीके का पर्दा, या फीमेल जो दुपट्टा लेती हैं उससे जो अपना फेस कवर कर लेती. सो ऑल दीज वर्ड्स आर बेसिकली यूज फॉर वेल्स.
तो यहाँ पे जो आपका पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है दैट इज़ मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है कि दो जो अनलाइक थिंग्स हैं, मीन्स जो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, उनको कंपेयर करना, दैट इज़ मेटाफर बेसिकली। वी हैव लाइक वन मोर पोएटिक डिवाइस विच इज़ सिमिली। उसमें भी क्या होता है, आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो या उन्हें एक दूसरे के प्लेस पे रख के एज ए सब्सटीट्यूट यूज़ करते हो। बट मेटाफर और सिमिली में ये डिफरेंस है कि सिमिली में आप एज और लाइक वर्ड्स का यूज़ किया होता है, मतलब कि आपको जो भी लाइन दी होगी उसमें एज या लाइक है तो वहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ होगा। ऑलराइट, सो इफ़ आई टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल, एज प्योर एज गोल्ड, ये जो लाइन है यहाँ पे आपका जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है दैट इज़ बेसिकली सिमिली, क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड यूज़ करके उन्होंने कंपेयर किया है। सो बैक टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे एज और लाइक जैसा कोई वर्ड नहीं है तो मेटाफर यूज़ हुआ है। इट इज़ अ मेटाफर फॉर द क्लाउड्स इन द मॉर्निंग स्काई और मे बी द फोग ऑफ द अर्ली मॉर्निंग और मिस्ट। अब लोग अज्यूम कर लो कि मॉर्निंग एक फीमेल है सपोज़, ठीक है। ऐसा लगता है सुबह के समय जैसे कि जो क्लाउड्स हैं उनकी एक चादर सी या उनका एक पर्दा सा ढका हुआ हो आसमान में, या फिर फॉग से जो है वो एक चादर है, एक कवर जो है हुआ है। तो सुबह का जो समय है या तो वो क्लाउड्स से या फॉग्स से इस तरीके से ढका हुआ होता है कि वो किसी पर्दे से कम नहीं लगता। और मे बी इवन द ड्यू ऑन द मॉर्निंग ग्रास, या फिर मैं कहूँ कि मॉर्निंग में जो ग्रास होती है उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स होती हैं और उसकी बूंदें होती हैं, तो वो मॉर्निंग ग्रास भी बिल्कुल अच्छे से किसी पर्दे की तरह ड्यू से कवर्ड होता है। तो इट सीम्ड लाइक कि जो हमारी सुबह है वो या क्लाउड से या फॉग से या फिर हमारी मॉर्निंग ग्रास किसी ड्यू से प्रॉपरली कवर्ड होती है, वो हमें विजिबल नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर पर्दा होता है इन चीज़ों का। दीज कुड ऑल अपीयर लाइक वेल्स, तो ये सभी चीज़ें किसी पर्दे या घूंघट जैसी होती हैं जिन्होंने कवर किया हुआ होता है इंटायर मॉर्निंग को, दैट आर लिफ्टेड वंस द सन अराइजेज, और ये सभी चीज़ें एकदम से उठ जाती हैं, दूर हो जाती हैं, कहीं उड़ जाती हैं जैसे ही सन राइज होता है। तो कितने ब्यूटीफुली उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक घूंघट से कंपेयर किया है जो कि हमें मॉर्निंग में बेसिकली दिखाई देते हैं, जो कि मॉर्निंग को बेसिकली कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। नाउ इन द सेम क्वेश्चन वी हैव वन मोर पोएटिक डिवाइस विच इज़ पर्सोनिफिकेशन। लाइक एग्जाम में अगर ये पर्टिकुलर लाइन आ जाती है तो आप दोनों ही लिख कर आओगे वहाँ पर, मेटाफर भी और पर्सोनिफिकेशन भी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब एक नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया जाता है, देयर वी विल यूज़ पर्सोनिफिकेशन। हेयर मॉर्निंग इज personified as a woman whose face is covered by a veil. The fog, mist or dew drops in the morning atmosphere form the veil. अब मॉर्निंग इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसे एक फ़ीमेल के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे फ़ीमेल एक दुपट्टा लेती हैं पर्दा करने के लिए, ऐसे ही जो मॉर्निंग है उसे फॉग, मिस्ट और ड्यू ड्रॉप्स और क्लाउड्स इन सब ने एक पर्दे की तरह कवर किया हुआ है। सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। सो हेयर द पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा वो होता है वेयर द सेम वर्ड्स गॉट रिपीटेड ऑन द क्लोज इंटरवल्स। जैसे यहाँ पर पीस और पीस रिपीट हुआ है, ड्रॉपिंग और ड्रॉपिंग यूज़ हुआ है, तो जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो बेसिकली एनाफोरा यूज़ हुआ होता है। बच्चों आई वॉन्ट टू लेट यू नो वन मोर थिंग। यहाँ पे मैंने जो है पोएटिक डिवाइसेस काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन की हैं सो दैट जो वीडियो है उसका लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है बच्चों को समझने के लिए। लेकिन मैंने एक पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर एक बहुत ही एलैबोरेटेड वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक आउट द चैनल, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर मोर क्लैरिटी मैं आप लोगों को उस वीडियो का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। Here we go. Our very first question is, where does the poet want to go and why? अब ये तो वेयर तो हमें पता है कि वो इनिसफ्री जाना चाहते थे, लेकिन क्यों जाना चाहते थे? The poet wants to go to the solitary and silent isle of Innisfree in the lake Lough Gill of his native country Ireland. अब इस एक लाइन में सिर्फ हमने ये नहीं लिखना कि वो इनिसफ्री जाना चाहते थे। इनिसफ्री कहाँ पे था, किस कंट्री में था, वहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा 3 to 4 लाइन्स में आपको आंसर लिखना है, सिर्फ इनिसफ्री लिखकर काम नहीं चलेगा।
तो उनकी जो नेटिव कंट्री वो होती है जहाँ से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं। ऐसा होता है ना, जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे हम बड़े हुए, फिर हम काम के लिए, जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं, लेकिन हमारा नेटिव और पैतृक कंट्री वही रहता है जहाँ पर हमारी रूट्स हैं, जहाँ पे हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है। तो नेटिव कंट्री उनकी थी आयरलैंड। वहाँ पे एक लेक थी लॉग गिल। तो उस लेक पे एक आइलैंड था इनिसफ्री जहाँ पे वो जाना चाहते थे। He wants to go there because he is fed up with the restless, noisy world of cities and feels strongly nostalgic about the life on the island, which will be a life of quietness and pleasure. अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा कंट्रास्ट किया है कि इनिसफ्री को वो बोलते हैं कि वो फुल ऑफ सॉलिट्यूड है, कामनेस है, पीस है, लेकिन वहीं जो वो शहरी ज़िंदगी है वो उससे तंग आ चुके थे क्योंकि वो रेस्टलेस थी। हमें पता है कि हम जॉब, पढ़ाइयाँ, इनके चक्कर में जो सिटी लाइफ में हम मूव तो कर लेते हैं, लेकिन सिटी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होती है क्योंकि वहाँ सिर्फ भागा दौड़ी होती है। हमें अपने लिए एक शांति का पल नहीं मिलता। नॉइज़ी होती हैं सिटीज़ क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पर, इवेंचुअली बहुत सारे व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन सब का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। फील्स स्ट्रॉन्गली नॉस्टैल्जिक अबाउट द लाइफ। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अपने पास्ट के दिन याद करना। तो वो बहुत अपनी जो बचपन के दिन हैं उन्हें याद करके बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील करते थे, इसलिए वो दोबारा एक क्वाइट और एक प्लेजरफुल ऑफ लाइफ में चले जाना चाहते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि वो कहाँ जाना चाहते थे और क्यों जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डज द पोइट वांट टू लीड ऑन द लेक आइल। अब वहाँ जाके वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहते थे, या फिर व्हाट 3 थिंग्स डज द पोइट वांट टू डू व्हेन ही गोज़ बैक टू द इनिसफ्री। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि जब वो इनिसफ्री जाएंगे तो वहाँ पे वो क्या चीज़ें करना चाहते हैं, वो चीज़ें बतानी है आपको। द पोइट वॉन्ट्स टू लीड अ लाइफ ऑफ सेरेनिटी एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन होना, अवे फ्रॉम द बसल एंड लाउडनेस ऑफ अर्बन लाइफ। अब अर्बन लाइफ में बेसिकली क्या होता है कि हम भागते हैं चीज़ों के पीछे, लाइक हम जॉब्स कर रहे हैं तो वी हैव क्रेव कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में हम ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं जिसके कारण हमारी लाइफ रेस्टलेस हो जाती है। तो लेकिन वो इनिसफ्री जाना ही इसलिए चाहते थे कि वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिले, सॉलिट्यूड मिले, शांति मिले, एकांत मिले, और उन्हें वहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो अपनी ज़िंदगी से। वहाँ वो भागेंगे नहीं किसी चीज़ के पीछे। ही लॉन्ग्स फॉर लिविंग इन अ सिंपल कैबिन मेड ऑफ क्ले एंड स्टिक्स। अब कोई अच्छी सी बिल्डिंग नहीं चाहिए उन्हें, कोई फर्निश्ड हाउस नहीं चाहिए। वो कहते हैं उनकी ऐसी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पे एक सिंपल से घर में रहेंगे जो कि वो मिट्टी और टाइनी वुडन स्टिक्स से बनाएंगे, जिन्हें हम वैटल्स भी बोलते हैं। A small piece of land with a few bean rows and some honey fresh from the beehive will be enough to satisfy his needs. अब वहाँ पे वो बीन्स की एक सब्जी होती है वो उगाएंगे, और जो हनी बीज़ का हाइव होता है, छत्ता होता है, वहाँ से वो हनी कलेक्ट करके कहीं ना कहीं जो है अपना जीवन यापन है या जो अपना सर्वाइवल है वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड सी नीड्स उन्होंने रखी हुई थी कि जब मैं इनिसफ्री वापस जाऊंगा तो मैं इस तरीके से अपनी जो है लाइफ वो है जीना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल एंड साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक विल द पोएट एंजॉय ऑन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब वहाँ पे वो किन किन चीज़ों का म्यूजिक सुनेंगे। ऑन द आइल ऑफ इनिसफ्री द पोएट विल एंजॉय द लाउड म्यूजिक ऑफ द बीज़ की जो एक बजिंग सी साउंड होती है वो, एंड द माइल्ड म्यूजिक ऑफ द वेव्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर। शोर मतलब किनारा। तो लाउड म्यूज़िक और माइल्ड म्यूज़िक में कैटेगराइज किया गया है कि जो बीज़ हैं उनकी जो बजिंग है उसका लाउड म्यूज़िक, और जो वेव्स किनारे के साथ टकराएंगी उसका माइल्ड म्यूज़िक वो वहाँ पर सुनेंगे। तो बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डज़ द पोएट वांट टू गो टू इनिसफ्री। अब हमने एक क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, लेकिन अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको कहाँ से कहाँ तक चीज़ें कवर करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस क्वेश्चन हेयर। द पोएट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री इन सर्च ऑफ पीस। वो शांति की खोज में वहाँ जाना चाहते हैं। ही डज़ नॉट लाइक लंदन विद इट्स नॉइज़ एंड ग्रे पेवमेंट्स। पेवमेंट्स होती हैं बेसिकली जो फुटपाथ, सड़क के साइड में जो एरिया बना होता है फुटपाथ वाला, उन्हें हम पेवमेंट्स बोल देते हैं। तो उन्हें लंदन का जो वो नॉइज़ है, जो हसल बसल है, जो रेस्टलेस लाइफ है, वो उन्हें पसंद नहीं है।
ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ प्लेस विच इज़ अपोजिट ऑफ लंडन। अब एग्जैक्टली अपोजिट चाहिए, मतलब वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो उन्हें पीसफुल प्लेस पे रहना है। ही क्रेव्स फॉर सम पीस एंड हेंस ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री वेयर ही विल बी सेल्फ सफिशिएंट। तो इन्हीं चीज़ों से भागते हुए वो इनिसफ्री में रहना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें सेटिस्फैक्शन होगी अपनी ज़िंदगी से। वो भागा दौड़ी नहीं करना चाहते अब। He will build a small cabin and grow beans and make his own honey by keeping honey bees. अब वहाँ पे वो एक छोटे से कैबिन में रहेंगे, बीन्स उगाएंगे और अपना खुद का हनी वो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। किस चीज़ से? हनी बीज को रख कर। इंस्टेड ऑफ सिटी नॉइज ही विल हेयर द बजिंग ऑफ द बीज। अब सिटी के जो व्हीकल्स हैं उनकी नॉइज़ की जगह वो बीज की बजिंग सुनना चाहते हैं। एंड द साउंड ऑफ लेक वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर। अब सिटी नॉइज़ की जगह पर वो बीज की बजिंग जैसा एक लाउड म्यूज़िक और जो आपकी वेव्स हैं जब वो किनारों से टकराती हैं उनका जो एक माइल्ड सा एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक होता है वो सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द रोडवेज एंड द पेवमेंट्स अ सिंबल ऑफ। अब जो शहरी सड़कें हैं या जो पेवमेंट्स हैं, फुटपाथ हैं, वो किस चीज़ का सिंबल हैं, क्या दिखाती हैं वो? The roadways and the pavements are a symbol of the urban, noisy and crowded places like London where the poet lived. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे कल्चर ही नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड्स नहीं होती, वहाँ पे फुटपाथ्स नहीं होते। तो बेसिकली ये अर्बन कल्चर का एक पार्ट है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड्स हैं, ट्रैफिक है और पेवमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर्स डू द वर्ड्स expressing sights and sounds as used by the poet create in your mind। उन्होंने अपनी पोएम में वर्ड्स यूज़ किए हैं कि वहाँ जाके मुझे दीज पर्टिकुलर साइट्स और साउंड सुनने को मिलेंगी। तो साइट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हो और साउंड्स आप लोगों को पता ही हैं जो चीज़ें हम सुन सकते हैं। तो साइट्स और साउंड्स ये जो वर्ड सुनकर आपके माइंड में किन चीज़ों की पिक्चर बनती है, मतलब कि बेसिकली वहाँ जाके वो किन चीज़ों के सीन्स देखना चाहते हैं और कौन सी साउंड्स वो सुनना चाहते हैं। द पोइट यूजेस बी लाउड ग्लेड, evenings full of linnets wings and the lake water lapping with low sound to present the sights and sounds on Innisfree। तो Innisfree पे वो जो चीज़ें देखना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ वर्ड यूज़ किए हैं। बी लाउड ग्लेड मतलब बीज की बजिंग का एक लाउड सा म्यूज़िक। इवनिंग्स जो कि फुल ऑफ होंगी लिनेट्स के विंग्स से। इट मीन्स लिनेट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वो एक बर्ड होता है। जब बहुत सारे लिनेट्स वहाँ उड़ेंगे तो उनके जो पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ें हैं। और जब लेक वाटर लेक के शोर्स को स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से जो एक माइल्ड म्यूज़िक आएगा, वो सब चीज़ें जो हैं वो देखना और सुनना चाहते हैं। These words evoke the picture of a wide and open natural place that is full of beautiful sights, smells, colors and music। अब जब हम ये वर्ड सुनते हैं, जब मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपके एक माइंड में एक पिक्चर्स क्रिएट हो रही होंगी कि वो जो सीन है वो कैसा होगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चराइजेशन होता है। तो ये वर्ड सुन के कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इनिसफ्री को लेकर ऐसी इमेज डेवलप हुई है कि वो एक ऐसा प्लेस है जो फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सीन्स हैं देखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स हैं, कलर्स हैं और म्यूज़िक है। 8th क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ द रोडवे इन लंदन डिफरेंट फ्रॉम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। बेसिकली अर्बन कल्चर का और जो आइलैंड है वहाँ का जो है यहाँ पे डिफरेंस शो करना है। द रोडवे इन लंदन इज़ डल एंड ग्रे। जो वहाँ की सड़कें हैं वो डल हैं, बिल्कुल ग्रे हैं, वहाँ पे कोई कलर्स नहीं है। बट देयर इज़ अ नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन द आइल ऑफ इनिसफ्री। लेकिन इनिसफ्री में लेक है, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, तो फुल ऑफ कलर्स है वो प्लेस। द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ साउंडेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स साउंड्स। अब इनिसफ्री में कहीं ना कहीं वो खुद को नेचर से घिरा हुआ और नेचर की ब्यूटीफुल साउंड्स उसके कानों को सुनाई देती हैं। He hears the sweet sounds of the lake water lapping against the shore। तो साउंड्स तो बहुत सारी थी जो उन्हें सुनाई देती हैं। बीज की बजिंग का म्यूज़िक, जब लेक वाटर अपने किनारों को टकराता है उसका म्यूज़िक, या जो लिनेट्स के जो विंग्स हैं उनके फड़फड़ाने की आवाज़ें। तो ये जो काफ़ी मधुर आवाज़ें हैं वो उनके कान को सुनाई देती हैं।
तो हेयर इट इज़ बेसिकली शोन कि दोनों ही चीज़ों में कितना फ़र्क है। सिटी लाइफ कितनी रेस्टलेस है, बोरिंग है, डल है, अनप्लीजेंट है, वेयर एज जो इनिसफ्री का जो लाइफ है वो फुल ऑफ कामनेस, ट्रैंक्वालिटी, सेरेनिटी, प्लीजेंट साउंड, सूदिंग साउंड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज द पोएट हेयर द म्यूज़िक ऑफ द वेव्स स्टैंडिंग ऑन द रोडवे। अब लंदन में जब वो एक रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो उस रोड के ऊपर खड़े हुए, जबकि उनके आसपास कोई लेक नहीं होती, बट उस रोड पे खड़े खड़े उन्हें वेव्स का म्यूज़िक सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता उनके साथ? जब हम एक दूसरी प्लेस पे होते हैं लेकिन हम कहीं और के बारे में सोच रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो रिलेटेड साउंड्स हैं वो हमें सुनाई देने लग जाती हैं। The poet hears the music of the waves standing on the roadway because their gentle and soothing sound is recalled involuntarily by his mind as a defense against the deafening, unpleasant and jarring sounds of the traffic that have a sickening impact on him. अब जब वो रोड के ऊपर खड़ा है तो उसे कैसी आवाज़ें सुन रही हैं? अनप्लीजेंट, जैरिंग, बिल्कुल डेफनिंग, बहरा कर देने वाली अनप्लीजेंट साउंड्स उसे ट्रैफिक की सुन रही हैं, जिससे कि उसके माइंड पे काफ़ी बीमार होने वाला इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन साउंड्स के अगेंस्ट एज अ डिफेंस, खुद को बचाते हुए, उनका जो माइंड है वो खुद ब खुद ही वहाँ की वेव्स की साउंड सुनने लग जाता है। यही मैंने आप लोगों को बताया कि जब वो उस रोड पे खड़े हैं तो उन्हें काफ़ी अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देती हैं। सो जस्ट टू डिफेंस हिमसेल्फ, कि कहीं मैं इन आवाज़ों को सुन के पागल ना हो जाऊं, अचानक से ही उनका माइंड जो है वो उन काम और सूदिंग साउंड्स के बारे में सोचने लग जाता है, जिसमें से वेव्स की जो साउंड है वो सबसे पहले उन्हें सुनाई देती है। नेक्स्ट इज व्हाट साउंड इज़ द पोएट लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर इन इनिसफ्री। द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी सराउंडेड बाय द साउंड्स ऑफ नेचर। बेसिकली कोई अर्बन लाइफ से रिलेटेड कोई लाउड म्यूज़िक, कोई जैरिंग साउंड्स ऑफ द ट्रैफिक, कोई हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स, ऐसी कोई साउंड्स नहीं होंगी वहाँ पे, सिर्फ साउंड्स होंगी नेचर की। द ग्लेड और द क्लियरिंग ही लिव्स इन विल बी फिल्ड विद द साउंड ऑफ ग्लेड, मतलब जिस जिस वैली पे या जिस ग्रासलैंड पे वो रहने वाले हैं वहाँ जाकर, वहाँ पे बीज़ की बजिंग की, बर्ड्स के विंग्स की जो है फ्लैपिंग की, फड़फड़ाने की, और क्रिकेट एक तरीके का एक इंसेक्ट होता है, आपने एंट एंड द क्रिकेट की स्टोरी सुनी हुई होगी, तो उसकी भी पीसफुल साउंड जो है उन्हें सुनाई देगी। लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द म्यूज़िक ऑन द आइलैंड मेड बाय द वेव्स इन द लेक लो। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो बीज़ की बजिंग की साउंड है वो तो काफ़ी लाउड है, लेकिन वेव्स की साउंड इतनी लो क्यों है? The music made by the waves of the lake is low and gentle because it is a peaceful lake and the waves are not very high. This is quite obvious कि कुछ एरियाज़ की लेक्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी लाउड होती हैं, जहाँ पे वेव्स भी काफ़ी हाई हिटिंग वेव्स होती हैं, जिसके कारण जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर होगा, जितना फास्ट पेस होगा वाटर में, उतनी ही ज़्यादा आवाज़ आएगी उसकी, जो वो किसी एरिया को स्ट्राइक करेगा। लेकिन ये जो लेक है ये काफ़ी शांत है, काफ़ी जेंटल है, वेव्स भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए जो उसकी साउंड है वो काफ़ी लो है। दीज वेव्स हिट अगेंस्ट द शोर वेरी लाइटली प्रोड्यूसिंग अ पीस ऑफ माइल्ड म्यूज़िक। और बड़े ही जेंटली सी ये अपने जो किनारे हैं उनको टकराती हैं, और जिससे कि ये काफ़ी माइल्ड और सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप गाइज आप लोगों को पोएम बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो जो एडजेक्टिव्स, वर्ड्स हमने लर्न किए, मीनिंग्स याद किए, वोकैबुलरी याद की, वो सब भी क्लियरली आपके माइंड्स में फ़िट हो गई होंगी। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस अगर आप लोगों को लर्न करने हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।